Start. So good afternoon, everybody. Basically, today's session is based on fibers. And before starting the session, I should definitely introduce myself. My name is Amit Gigu, and I work as a senior corporate manager with INFD Corporate Academics Department. And basically, today's session is based on fibers, which is a textile-based session. और इसमें हम बेसिकली फाइबर्स के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे because at the end of the day, whether you guys will be working with some organizations or working for your own label or brand, or you'll be working as designers, stylists, तो कहीं ना कहीं आपको फाइबर्स की फैब्रिक्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ताकि लॉन्ग रन में आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाए. Fine. So let's start the session, and I'll definitely share a PowerPoint presentation with you guys. I guess the slide is visible on the screen. Amita, but we can't see you. Voice on. I don't know. Now we can see you. Okay, great. So let's start. See, basically, as the first slide says, it is basically about fibers, types of fibers and their manufacturing process. पूरा का पूरा जो आज का टॉपिक है और सेशन है ये फाइबर्स के बारे में है completely, कि फाइबर क्या होता है, फाइबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी कैटेगराइजेशन क्या होती है, प्लस फाइबर्स को प्रोसेस कैसे किया जाता है to convert them into yarn or further into a fabric. Fine. So our second slide says फाइबर टू फैब्रिक, जिसका बेसिकली इन द वर्ल्ड ऑफ फैशन, टेक्सटाइल, इंटीरियर एक कहावत है, एक सेइंग है जो बहुत फेमस है, जो कहती है फाइबर टू फैब्रिक, बिकॉज फाइबर जो है इट इज अ बेसिक रॉ मटेरियल फॉर एनी काइंड ऑफ yarn और फैब्रिक. Amita, we can't see you. Now it's better. ओके. सो बेसिकली फाइबर होता क्या है? फाइबर किसी भी टेक्सटाइल मटेरियल के लिए एक बेसिक रॉ मटेरियल होता है, और जैसे कि हम यार्न्स की बात कर रहे हैं या फैब्रिक्स की बात कर रहे हैं, उनका जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो फाइबर होता है. और हिंदी में अगर हम फाइबर समझे तो रेशा, ठीक है, जैसे कॉटन का रेशा, कपास होता है, उसको हम फाइबर बोलते हैं. और फाइबर जो है मेनली जितने भी हमारे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनते हैं, चाहे वो यार्न है चाहे वो फैब्रिक्स है, उनका जो मेन रॉ मटेरियल होता है, बेसिक रॉ मटेरियल होता है, दैट इज फाइबर. ठीक है. और जो फाइबर होता है ये पूरे वर्ल्ड में जितने भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट और एसेंशियल रोल प्ले करता है. और इन्हीं फाइबर्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है इनटू यार्न, उसके लिए हम प्रोसेस जो है आगे फर्दर डिस्कस करेंगे. तो जैसे हमने स्लाइड में भी आप देख रहे होंगे, फाइबर्स आर स्पन और एक्सट्रूडेड टू कन्वर्ट देम इनटू yarns so that they can be used in various ways. तो रेशे को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसको कन्वर्ट करना बहुत जरूरी होता है. तो जितना भी फाइबर है उसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू yarn and then into a fabric. Now you can see some images. ये अलग अलग मैन मेड और नेचुरल फाइबर्स के कुछ पिक्चर्स हैं, जस्ट फॉर एन आइडिया. तो अलग अलग फॉर्म में हमें बेसिकली फाइबर ऑब्टेन करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, या उसको जनरेट करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड सेज बेसिकली फाइबर्स के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. अब आपने एक टर्म सुना होगा या पढ़ा होगा या आने वाले टाइम में आप पढ़ेंगे, दैट इज स्टेपल फाइबर. अब इसके बारे में बेसिकली क्या है, स्टेपल फाइबर क्या होता है? अ फाइबर दैट कैन बी ट्विस्टेड टू फॉर्म अ yarn. Amita, जी Amita, आप अपना स्क्रीन शेयर दोबारा करो, बच्चों को कुछ नहीं दिख रहा. ओके. हाँ, आप एक बार ऑफ करके दोबारा स्क्रीन शेयर करो. So we were talking about staple fibers. Basically staple fiber क्या होता है? जो fibers हम obtain करते हैं या generate करते हैं जिनका length जो है वो छोटा होता है. जैसे कि हमने slide में भी लिखा है कि basically they have a limited or finite length. तो उनको हम बोलते हैं staple fibers. ठीक है. And these are basically smaller in length.
और ये जो स्टेपल फाइबर्स होते हैं दे कैन बी इन नेचुरल फॉर्म आल्सो एंड दे कैन बी मैन मेड आल्सो। अगर हम नेचुरल फाइबर की बात करें जैसे कॉटन है, वूल है, जूट है, तो ये छोटी लेंथ का फाइबर होता है। और अगर हम मैन मेड फाइबर्स की बात करें जैसे विस्कस, रेयॉन, पॉलिएस्टर, इनका जो लेंथ होता है इनका भी छोटा ही होता है। दैट इज वाई इनको भी स्टेपल फाइबर्स में ही कैटेगराइज किया जाता है। और यूजुअली जो इस तरीके के स्टेपल शॉर्ट लेंथ फाइबर्स होता है दैट इज 2 सेंटीमीटर, 46 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो है दैट इज फिलामेंट फाइबर्स। I'm not able to change the slide. I don't know why. You'll have to reshare. It's got stuck, I think. Now, Coming. हाँ जी. fine. Second जो चीज है that is filament fibers. अब जो फिलामेंट फाइबर्स होते हैं ये बेसिकली लॉन्गर इन साइज, इनका जो लेंथ होता है एज कंपेयर टू स्टेपल फाइबर्स, इनका लेंथ ग्रेटर होता है, बड़ा होता है, लॉन्ग होते हैं ये, फाइन। और सच फाइबर्स जो है इनकी लेंथ इज एक्सट्रीमली गुड, फाइन। और इनको जो ट्विस्ट करके हम यार्न में कन्वर्ट करते हैं दैट इज मोर इजियर एज कंपेयर टू स्टेपल फाइबर्स। और यूजुअली जब हम इस तरीके के फाइबर्स का कंसिडर करते हैं तो मेनली नायलॉन और पॉलिएस्टर जैसे फाइबर्स को इसमें इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट इज बेसिकली टाइप्स ऑफ फाइबर्स। व्हेन वी टॉक अबाउट फाइबर्स, मेन कैटेगराइजेशन के फाइबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। पहला नेचुरल फाइबर्स एंड सेकंड कैटेगरी जो है दैट इज मैन मेड फाइबर्स। अब पहले हम डिस्कस करेंगे नेचुरल फाइबर्स। These are the fibers which are obtained from different elements of nature, for example plant, animal and soil. तो ये बेसिकली जितने भी हम फाइबर्स नेचुरल फाइबर्स की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं वो हम नेचर के डिफरेंट सोर्सेज या एलिमेंट्स से ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि प्लांट्स या प्लांट के किसी भी पार्ट से या एनिमल से या सॉइल से। और इनका जो स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि उनको ऑरिजिनेट कहाँ से हुए हैं, वो कहाँ से ऑब्टेन किया गया है। Whereas जब हम मैनमेड फाइबर्स की बात करते हैं, मैनमेड फाइबर्स जो हैं ये यूजुअली केमिकल्स को ट्रीट करके डेवलप किए जाते हैं। और मेन जो बेसिक रॉ मटेरियल इनके लिए केमिकल यूज किया जाता है वो होता है पॉलीमर्स। और पॉलीमर्स बेसिकली क्या होता है, स्मॉल क्रिस्टल्स, ठीक है। और इनका जितना भी कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है, उनकी प्रॉपर्टीज है, उनका टेक्सचर है, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर और हम क्या केमिकल को यूज कर रहे हैं उसको जनरेट या डेवलप करने में। तो मेजरली फाइबर की जो दो कैटेगरीज हैं या टाइप्स हैं, वन इज नेचुरल फाइबर्स एंड सेकंड वन इज मैन मेड फाइबर्स। अब बेसिकली जब हम मैन मेड नेचुरल फाइबर्स की बात करते हैं तो उसको फर्दर आगे और 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं सीड, प्लांट और सेल्यूलोसिक फाइबर, फाइन। सेकेंड जो कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं प्रोटीन और एनिमल फाइबर। एंड थर्ड जो हमारी इसकी कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड नेचुरल मिनरल फाइबर्स। तो इंडिविजुअली अब हम इन तीनों कैटेगरीज को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, फाइन। सो पहला जो है हमारा सीड, प्लांट और सेल्यूलोसिक फाइबर्स, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। कहने का मतलब है कि हम प्लांट चाहे उसके लीफ से, चाहे उसके रूट से, चाहे उसके स्टेम से, चाहे उसके बड से, चाहे उसके फ्रूट से, तो अगर हम इस तरीके से प्लांट या प्लांट के किसी पार्ट से उस फाइबर को ऑब्टेन करते हैं तो उसको कैटेगराइज किया जाएगा या उसको बोला जाएगा सीड फाइबर या प्लांट फाइबर या सेल्यूलोसिक फाइबर। और मेनली जो टर्म यूज की जाती है दैट इज कॉल्ड सेल्यूलोसिक फाइबर। व्हाई? बिकॉज ऑल द प्लांट्स कंटेन सेल्यूलोज। तो अगर हम प्लांट के किसी पार्ट से वो फाइबर ऑब्टेन कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल कंटेन ए सेल्यूलोज, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड सेल्यूलोसिक फाइबर्स। अब नेचुरल फाइबर्स की जो सेकंड कैटेगरी है that is protein or animal fibers, fine. Or these are obtained from either a fur of an animal or from a cocoon of a silkworm, fine. तो and they usually contain protein. अब इस कैटेगरी में कौन, इन तीनों कैटेगरीज में से कौन कौन फाइबर किस कैटेगरी में आएगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तीसरी जो कैटेगरी है दैट इज नेचुरल मिनरल फाइबर्स। अब ये जो नेचुरल मिनरल फाइबर है, तो वर्ड मिनरल से हम ये समझते हैं कि इट माइट बी रिलेटेड टू सॉइल, अर्थ। तो नेचुरल कैटेगरी का जो मिनरल फाइबर है वो एक ही तरीके का है जिसको हम एस्बेस्टॉस बोलते हैं एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए रॉक,
फाइन। और ऐसा नहीं है कि किसी ने भी अपना गार्डन में डिगिंग कर लिया और नीचे से कोई भी पत्थर निकल गया और उसको हमने क्रश कर लिया तो हमें एस्बेस्टॉस मिलेगा, नो। The asbestos rock is available at a specific areas, fine, but it is basically obtained from a soil, and that is one of the important reasons why it contains a specific amount of mineral into it. और basically ये क्या contain करता है, crystalline fiber. अब जब हम बात कर रहे हैं पहली कैटेगरी का, दैट इज सीड, प्लांट और सेलुलोसिक फाइबर्स, उसमें कॉटन जो है दैट इज ए सीड फाइबर, बिकॉज हम कॉटन के सीड को उगाते हैं, उसका प्लांट उगता है और प्लांट में जब बड उगता है तो व्हेन बड बर्स्ट्स उसके अंदर से हमें रेशा मिलता है जिसको हम हिंदी में कपास बोलते हैं, दैट इज अ कॉटन फाइबर. एंड सिमिलरली सेकेंड जो सीड फाइबर है दैट इज कॉल्ड केपॉक. समटाइम्स we call it capac also, it depends because it is a noun na, somebody it pronounces it as a capac, somebody they might pronounce it as kepak. तो ये basically seed उगा के एक capac सीड को उगाया जाता है और उसके प्लांट का जो फ्रूट होता है वो जब बर्स्ट होता है फ्रूट तो उसके अंदर से हमें ये फाइबर ऑब्टेन करते हैं जिसको हम बोलते हैं कैपक फाइबर. देन वी हैव ए बास्ट फाइबर. अगेन इस कैटेगरी में जो फाइबर्स आते हैं दैट इज फ्लैक्स, जो हम फ्लैक्स के प्लांट से ऑब्टेन करते हैं जिससे हम बेसिकली फर्दर लिनन के यार्न्स को बनाते हैं या लिनन फैब्रिक बनाते हैं. तो अगर हम लिनन को बोलें कि लिनन फाइबर से बनता है दैट इज अ रॉन्ग टर्मिनोलॉजी, whereas the fiber is basically flax, not linen. The fabric or yarn is called linen. Second जो उसके बाद है that is jute. Again it is a plant fiber. Then we have hemp, which is again obtained from a specific hemp का plant. And then we have a rami. Again हम rami के seed को उगा के उसके plant के stem से rami fiber को obtain करते हैं. Images भी आप slide में देख रहे होंगे. इन सभी fibers की basically images हैं कि ये दिखते कैसे हैं initial stage में. Then we have leaf fiber, abaca, which is obtained from a banyan tree, banyan leaf basically. And another type of fiber is pina fiber, which is obtained from pineapple ka leaf. ठीक है. And then we have agave fiber. It is again a leaf fiber. And the fourth one is called sisal fiber. तो basically ये किसी प्लांट के स्पेसिफिकली लीफ से जो फाइबर्स ऑब्टेन करते हैं वो ये चारों कैटेगरी के फाइबर्स हैं. आफ्टर दैट वी हैव ए प्रोटीन फाइबर. इस कैटेगरी में बेसिकली मेजरली दो ही तरीके के फाइबर्स को इंक्लूड किया जाता है. वन इज वूल एंड सेकंड इज सिल्क. एंड वूल बेसिकली ऑब्टेन किया जाता है विच इज बेसिकली अ हेयर फाइबर, और ये ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम सो मेनी स्पीशीज ऑफ animals, right from sheep, goat. There is a specific breed of camel, उसकी फर से भी obtain किया जाता है. We obtain a specific kind of wool fiber from yak. Apart from that, we obtain it from a rabbit. So there are a lot of sources from where we obtain different types of wool fiber. And then second category is silk. और सिल्क जो obtain किया जाता है साइंस में आप लोगों ने पढ़ाई होगा सबने, it is obtained from a cocoon of a silkworm. तो बेसिकली सिल्कवर्म क्या करता है, अपने माउथ से स्क्रीशन करता है एक लिक्विड की which starts accumulating around a silkworm and converts that into a ball kind of a thing which is called a silkworm. और फाइनली उन cocoons को boiling water में डाला जाता है and फिर फर्दर उस सिल्क फाइबर को उसमें से obtain किया जाता है. Now comes the third category which is mineral fiber, natural mineral fiber. And इसमें बेसिकली एक ही फाइबर इंक्लूड किया जाता है विच इज एस्बेस्टॉस. जैसा हमने पहले डिस्कस किया, इट इज ए मिनरल फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए एस्बेस्टॉस रॉक. फाइन. तो ये तीन मेजर कैटेगरीज थी जिनके अंडर ये सारे फाइबर्स हम ऑब्टेन करते हैं नेचर के डिफरेंट सोर्सेज से, चाहे प्लांट से, चाहे एनिमल से, चाहे इंसेक्ट से, या चाहे मिनरल से. सेकेंड जो कैटेगरी है फाइबर्स की दैट इज मिनरल फाइबर. और इसकी भी फर्दर तीन कैटेगरीज हैं. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, फाइन, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड रीजेनरेटेड फाइबर्स, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड मिनरल फाइबर्स. सो जब भी आप कभी पढ़ें या कोई आपसे पूछे या यू हैव टू डिस्कस समथिंग अबाउट मिनरल फाइबर्स, यू फर्स्ट हैव टू एनालाइज whether we are discussing about natural mineral fiber or man-made mineral fiber. बिकॉज मिनरल फाइबर जो है वो दोनों कैटेगरीज में आता है, नेचुरल कैटेगरी में भी और मैन मेड कैटेगरी में भी.
तो मैन मेड फाइबर्स की कैटेगरी में जो पहला है दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स. दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए रॉ मटेरियल, बेसिकली पेट्रोलियम and petrochemicals, and they basically contain monomers and polymers. फाइन. इस कैटेगरी में कौन कौन से हमारे फाइबर्स आते हैं वो हम आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, जैसे हमने नेचुरल फाइबर्स के बारे में डिस्कस किया. सेकेंड कैटेगरी जो मिनरल फाइबर्स की है दैट इज बेसिकली रीजेनरेटेड फाइबर्स. टर्म रीजेनरेटेड से ही हमें पता चलता है कि बेसिकली वी आर रीजेनरेटिंग द फाइबर्स, विच मीन्स हमारे पास ऑलरेडी कुछ फाइबर्स हैं, उनको हम ट्रीट कर रहे हैं एक स्पेसिफिक प्रोसीजर से, मैनर से, केमिकल्स के साथ, और हम एक नए तरीके का फाइबर डेवलप कर रहे हैं. दैट इज व्हाई इस कैटेगरी के फाइबर्स को कहा जाता है रीजेनरेटेड फाइबर्स. दे आर क्रिएटेड बाय डिसॉल्विंग सेलुलोज area of a plant fiber into certain chemicals, and then they are converted into a fiber, and they usually contain cellulose and organic solvents. ठीक है. Then we have third category which is a mineral fiber. This category में जो हमारा man-made fiber include होता है that is mainly glass fiber. और वो glass fiber कहाँ से obtain किया जाता है? सिलिका से. आप लोगों ने सबने सैंड देखा होगा. सैंड में वी हैव ए सिल्वर कलर का शाइनी शाइनी पार्टिकल, दैट इज बेसिकली ए सिलिका. इट इज बेसिकली उसको इकट्ठा किया जाता है एंड देन इट इज प्रोसेस्ड विद सर्टेन केमिकल्स एंड कन्वर्टेड इनटू ए ग्लास फाइबर. अब नेक्स्ट स्लाइड सेज एग्जांपल्स ऑफ ए सिंथेटिक फाइबर. जो सिंथेटिक फाइबर की कैटेगरी है इसमें कौन कौन से फाइबर्स आते हैं? फर्स्ट इज नाइलन. उसके बाद नाइलन के देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नाइलन, राइट फ्रॉम नाइलन 4, नाइलन 6, नाइलन 6.6, नाइलन 8, नाइलन 10 एंड 11. ये बेसिकली नाइलन की फर्दर बेसिक कैटेगरीज है जिनमें क्वालिटीज थोड़ा बहुत वेरी करती है आपस में. आफ्टर दैट वी हैव एरामिड. एरामिड भी बेसिकली नाइलन की कैटेगरी का ही, फैमिली का ही एक मैनमेड फाइबर है, बट इट इज नोन फॉर a property which is abrasion resistant and heat resistance. उसके बाद हमारा जो फाइबर आता है that is polyester. Then we have acrylic. Then we have moda acrylic which is an advanced form of acrylic. Then we have a fiber called olefin. Then we have spandex which is known for elasticity. और then we have rubber. ये सारे के सारे फाइबर्स जो है ये सिंथेटिक कैटेगरी में आते हैं और मैन मेड फाइबर्स कहलाते हैं. सेकेंड कैटेगरी इसके बाद जो आता है दैट इज रीजेनरेटेड. और जैसे मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर किया कि रीजेनरेटेड मींस वी आर अगेन जनरेटिंग, डेवलपिंग दीज फाइबर्स. फाइन. सो इस कैटेगरी में जो फाइबर्स आते हैं दैट इज एज़ेलॉन, जिसके अंदर प्रोटीन होता है. फाइन. एंड आफ्टर दैट वी हैव सेलुलोसिक कैटेगरी व्हिच इज रेयॉन. व्हाई रेयॉन इज कॉल्ड सेलुलोसिक मैन-मेड फाइबर? बिकॉज रेयॉन जो बनाया जाता है इट इज मेड फ्रॉम वुड पल्प एंड देन we use cotton fibers along with it in certain chemicals. And then we have acetate, triacetate, nut husk and coir. तो इस कैटेगरी में बेसिकली ये सारे मैन-मेड फाइबर्स आते हैं जिनको हम रीजनरेटेड फाइबर्स की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं. आफ्टर दैट वी हैव मिनरल फाइबर. जैसा नेचुरल मिनरल फाइबर में वी हैड ओनली वन कैटेगरी ऑफ फाइबर, similarly in man-made fiber category we have only one, that is glass fiber which is made from a silica. Again, an essential thing regarding fibers: for a fiber to function well it must have following properties. किसी भी फाइबर को यान में या फैब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए फाइबर में बेसिकली दो तरीके की प्रॉपर्टीज होना बहुत जरूरी है. फर्स्ट वन इज प्राइमरी प्रॉपर्टीज एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रॉपर्टीज. प्राइमरी प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या कहती हैं? इट शुड हैव हाई लेंथ टू विड्थ रेशो, विच मीन्स कोई भी फाइबर जो है उसका एक स्पेसिफिक लेंथ होना चाहिए सो दैट ताकि उनको ट्विस्ट करके यान में कन्वर्ट किया जा सके. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? दैट सेज इट शुड हैव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ, बिकॉज इफ अ फाइबर विल नॉट बी हैविंग अ स्ट्रेंथ तो हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते टू कन्वर्ट इट इनटू अ यान और अ फैब्रिक or in any other end product. Then third property says कोई भी फाइबर जो हम किसी भी इन दोनों कैटेगरीज का obtain करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं it should have a flexibility, because अगर किसी भी फाइबर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो वो बहुत स्टिफ होगा, तो हम उसको ट्विस्ट करके यान भी नहीं बना सकते, फैब्रिक भी नहीं बना सकते या किसी और एंड प्रोडक्ट में भी यूज नहीं कर सकते.
उसके अलावा जो प्रॉपर्टी है दैट इज स्पिनिंग क्वालिटी। तो कोई भी फाइबर जो हम बनाते हैं या नेचर से ऑब्टेन करते हैं, इट शुड हैव अ टेंडेंसी टू स्पिन इट। स्पिन इट मींस ट्विस्ट करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, टेंडेंसी होनी चाहिए, अदरवाइज विल नॉट बी एबल टू कन्वर्ट इट इनटू अ yarn स्पेसिफिकली। एंड देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेज यूनिफॉर्मिटी, मींस अगर हम कॉटन के फाइबर की बात करते हैं तो कॉटन के प्लांट से, बर्ड से हम जितने भी फाइबर, जितना भी रेशा ऑब्टेन करेंगे, उनमें बेसिकली यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी इन द सेंस उसका विड्थ, उसका लेंथ जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, देन ओनली इट कैन बी प्रोसेस्ड टू कन्वर्ट इट इनटू अ yarn और अ फाइबर। ये तो थी सारी प्राइमरी प्रॉपर्टीज। इसके अलावा जो सेकेंडरी प्रॉपर्टीज होती हैं, दे से फिजिकल शेप, जिसका क्या मतलब है कि कोई भी फाइबर जो है उसका एक बेसिक फिजिकल शेप होना बहुत जरूरी है, तभी हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू अ yarn और एनी अदर एंड प्रोडक्ट। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेज डेंसिटी। डेंसिटी से हम क्या समझते हैं? बेसिकली डेंसिटी रेफर्स टू द वेट ऑफ ए फाइबर एज कंपेयर टू द वाटर, जिसका मतलब है कि हेवियर फाइबर्स जो हैं दे विल सिंक इनटू अ वाटर, एंड इफ दे विल बी लाइटर दे विल फ्लोट, विच मीन्स इससे हमें किसी भी फाइबर का जो है उसकी डाई एबिलिटी का पता चलता है कि उसमें डाई करते टाइम, जब हम उसको डाई करते हैं तो हमें किस तरीके से उसको प्रोसेस करना है। उसके अलावा उस फाइबर से जब फैब्रिक्स बनेंगे, उनकी लॉन्ड्रिंग मीन्स उनकी वॉशिंग, केयरिंग, इस सभी चीजों के बारे में हमें एक बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेज कलर। जितने भी नेचुरल फाइबर्स होते हैं लाइक वूल, कॉटन, देर उनका जो बेसिक कलर होता है इधर ब्राउन होता है, क्रीम होता है, ऑफ वाइट होता है या आइवरी होता है। तो हमें कलर के बारे में एक बेसिक नॉलेज या किसी भी फाइबर का एक बेसिक कलर के बारे में पता होना चाहिए, सो दैट जब भी हमें उसको फर्दर प्रोसेस करना है, डाई करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें उसको ब्लीच करना है या कोई और केमिकल फिनिश उस पर देना है या उसको ट्रीट करना है बिफोर डाइंग इट इनटू ए स्पेसिफिक कलर। देन लस्टर। लस्टर से हम बेसिकली क्या समझते हैं? शाइन। ठीक है, तो मैनमेड फाइबर्स में बेसिकली जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनमें तो बाय बर्थ, बाय डिफॉल्ट एक स्पेसिफिक अमाउंट का शाइन होता है, बट जब हम बात करते हैं मैनमेड फाइबर्स की, तो जिस भी फाइबर में हमें जितना शाइन चाहिए होता है उसमें हम उतना ही पिगमेंट्स को ऐड करते हैं या मोनोमर्स को ऐड करते हैं। तो मैनमेड फाइबर्स में हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से शाइन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, जिससे हम क्या समझते हैं? दिस रेफर्स टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट ए फाइबर कैन एब्जॉर्ब। Fibers with good moisture absorption accept dyes and finishes better than ones with low moisture absorption. तो कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी भी एक फाइबर में होना जरूरी है, चाहे हम डाई करने के प्रोसेस को रिलेट करें, चाहे हम किसी और टेक्सटाइल फिनिश को रिलेट करें, बिकॉज अगर एक फाइबर में मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी कम है तो वो लिक्विड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो अगर हम किसी भी फैब्रिक को डाई करना चाह रहे हैं या उसको कोई टेक्सटाइल फिनिश से ट्रीट करना चाह रहे हैं, तो अगर उसका मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी या प्रॉपर्टी कम हुआ तो इट विल नॉट बी रिजल्ट ओरिएंटेड, अच्छे से नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज बेसिकली इलास्टिक रिकवरी एंड इलोंगेशन, which means a fiber should have good elastic recovery property. अदरवाइज क्या होगा? अगर एक फाइबर में बेसिक अमाउंट ऑफ इलास्टिसिटी नहीं होगी तो जब हम उसको ट्विस्ट करके यार्न में कन्वर्ट करने के प्रोसेस में यूज करेंगे तो वो बार बार ब्रेक होगा, तो वो ट्विस्ट इजिली नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से यार्न या तो बनेगा नहीं, और अगर बनेगा इट विल हैव मल्टीपल फाइबर्स ऑन द सरफेस ऑफ द यार्न। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेज रेजिलेंसी। रेजिलेंसी क्या होता है? किसी भी फाइबर की एबिलिटी टू रिटर्न टू इट्स ओन शेप। जब भी हम किसी फाइबर को बेंड करते हैं या उसको खींचते हैं तो उसका शेप थोड़ा चेंज हो जाता है, बट एक फाइबर में रेजिलेंसी की प्रॉपर्टी होना जरूरी है, ताकि जब हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू यार्न या कहीं पे भी यूज कर रहे हैं, बेंड कर रहे हैं, तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में जाना चाहिए, अदरवाइज there will be a distraction of shape and structure of a yarn or a fiber itself. अब जब हम किसी भी फाइबर की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं तो उनको कैसे कैटेगराइज किया जाता है या एनालाइज किया जाता है? तो किसी भी फाइबर को जब हम प्रॉपर्टीज
से रिलेट करते हैं तो 5 टाइप्स से उसकी प्रॉपर्टीज को एनालाइज किया जाता है. फर्स्ट वन इज माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. बेसिकली माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है? फाइबर्स को माइक्रोस्कोप के अंडर एनालाइज किया जाता है ताकि किसी भी, चाहे वो मैनमेड फाइबर है लाइक कॉटन, चाहे वो मैनमेड फाइबर है लाइक पॉलिएस्टर, या नेचुरल फाइबर है लाइक कॉटन, तो हम उसको माइक्रोस्कोप के अंडर एनालाइज करते हैं जिससे हमें उसके शेप और स्ट्रक्चर का पता चलता है. फाइन. सेकेंड जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो हमें क्या बताता है किसी भी फाइबर के बारे में, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, कि उसका मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैसा है, उसकी रेजिलेंसी कैसी है, उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी कैसी है. थर्ड जो कैटेगरी है दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज, जो हमें बेसिकली क्या बताता है, किसी भी फाइबर की रेजिस्टेंस अगेंस्ट एसिड्स, एल्कलीज एंड सनलाइट, कि मतलब कोई भी फाइबर से जो यान बना है या फैब्रिक बना है वो कैसा रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, एल्कलीज के साथ और सनलाइट के साथ. फाइन. और फोर्थ जो प्रॉपर्टी है दैट इज बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, जो हमें क्या बताती हैं, किसी भी फाइबर की रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. फाइन. उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है विच इज कॉल्ड थर्मल प्रॉपर्टीज. थर्मल प्रॉपर्टीज से बेसिकली हमें ये पता चलता है कि कोई भी जो फाइबर है उसकी रेजिस्टेंस या वो कैसा रिएक्ट करता है विद हीट एंड फ्लेम. और ये सारी प्रॉपर्टीज हमें बेसिकली, इन प्रॉपर्टीज का नॉलेज क्यों होना चाहिए, बिकॉज बीइंग अ डिजाइनर और बडिंग डिजाइनर्स वी हैव टू डील फैब्रिक टू द मैक्सिमम लेवल. और हमें जब तक इन बेसिक प्रॉपर्टीज का पता नहीं होगा हम ये एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि जो हम किसी एंड प्रोडक्ट के लिए फैब्रिक यूज कर रहे हैं, हाउ मच फिजिबल दैट फैब्रिक विल बी फॉर दैट एंड प्रोडक्ट. तो कहीं ना कहीं बेसिक नॉलेज हमें जरूर होना चाहिए इन फाइबर प्रॉपर्टीज के बारे में, किसी भी फैब्रिक या फाइबर के रिगार्डिंग. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज का दैट इज ये जो हम प्रोसेस करते हैं फाइबर्स को किस तरीके से करते हैं. तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं कॉटन फाइबर का विच इज अ नेचुरल फाइबर. तो सबसे पहले क्या किया जाता है, गैदरिंग ऑफ कॉटन पॉड्स. तो फील्ड से बेसिकली कॉटन को कॉटन प्लांट के बड से एक्यूमुलेट इकट्ठा किया जाता है और उसको फर्दर भेजा जाता है स्पिनिंग इंडस्ट्री में, जहां पे अगला प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस किया जाता है जिसको हम जिनिंग या गियरिंग बोलते हैं. और इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो कॉटन का फाइबर फील्ड से उस इंडस्ट्री में लाया गया है उसमें से सीड्स को कॉटन के फाइबर में से अलग किया जाता है, प्लस लीव्स को, लीव के पार्टिकल्स को, मल्टीपल इम्प्योरिटी जो कि फील्ड में उस फाइबर के साथ जुड़ी हैं उनको अलग किया जाता है ताकि हमारे पास प्योर फाइबर ऑब्टेन हो सके. उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है दैट इज कॉल्ड बेलिंग, जिसमें हम बेसिकली उस प्योर क्लीन किए हुए कॉटन को बेल्स में कन्वर्ट करते हैं और उसको स्पिनिंग इंडस्ट्री में बेचते हैं. नेक्स्ट इज बेसिकली स्पिनिंग. अब ये जो स्पिनिंग प्रोसेस है ये क्या है, दिस इज मेनली फॉर नेचुरल फाइबर्स. जितनी भी तीनों कैटेगरीज हैं नेचुरल फाइबर्स की, अब हमने फाइबर्स को ऑब्टेन कर लिया डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नेचर. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दीज फाइबर्स इनटू अ यार्न, थ्रेड में कन्वर्ट करना है. तो किसी भी नेचुरल फाइबर को यार्न में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड स्पिनिंग. स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग टेक्सटाइल फाइबर्स इनटू अ यार्न, और दिस इज मेनली यूज्ड फॉर नेचुरल फाइबर्स. और ओल्ड टाइम्स में जो स्पिनिंग किया जाता था इट वाज डन बाय हैंड ऑन एन इंस्ट्रूमेंट और अ डिवाइस कॉल्ड चरखा. सबने देखा होगा चरखे पे स्पिनिंग की जाती थी और कॉटन फाइबर को यार्न में कन्वर्ट किया जाता था. बट आज के टाइम में वी हैव स्पिनिंग इंडस्ट्रीज अक्रॉस द होल वर्ल्ड जो कि डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल फाइबर्स को स्पिन करके, ट्विस्ट करके ऑन डिफरेंट मशीन्स, एंड दे कन्वर्ट दीज फाइबर्स इनटू अ यार्न. तो ये कुछ इमेजेस हैं आपके स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं जो कि ट्रेडिशनल चरखे जो यूज होते थे. द फर्स्ट 3 images are basically of charkha which was used for spinning process, and third one is a solar or electronic charkha. तो इसके बाद ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन वी हैव लॉट ऑफ स्पिनिंग इंडस्ट्रीज अक्रॉस द होल वर्ल्ड. जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ दैट इज ए स्पिनिंग इंडस्ट्री की इमेज जो फाइबर्स को स्पिन करती है इनटू ए यार्न. एंड नेक्स्ट इमेज में आप देख रहे हैं, तो जब यार्न को, फाइबर को स्पिन किया जाता है तो सबसे पहले जो आपको इमेज दिख रहा है उसमें बेसिकली फाइबर को कन्वर्ट किया जाता है इनटू ए नॉन ट्विस्टेड रोप काइंड ऑफ ए थिंग. जो ट्विस्टेड नहीं होता उनको बोला जाता है स्लाइवर.
फाइन, और उसी स्लाइवर को जब फर्दर ट्विस्ट किया जाता है एट अ हाई स्पीड, इट इज कन्वर्टेड इनटू अ यार्न, और उन्हीं यार्न्स को एक स्पेसिफिक पैकेजिंग में कन्वर्ट किया जाता है विच इज कॉल्ड स्पूल्स और कोन्स। फाइन। अब ये तो था मैनमेड सॉरी नेचुरल फाइबर्स को कन्वर्ट करने का प्रोसेस जिसको हम स्पिनिंग कहते हैं। अब अगर हमें मैनमेड फाइबर्स को कन्वर्ट करना है इनटू अ यार्न, उसके लिए जो प्रोसेस है उसको मेनली हम बोलते हैं एक्सट्रूशन। एक्सट्रूशन मींस बेसिकली टू टेक आउट सम सॉल्यूशन फ्रॉम ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ मशीन। अब ये जो प्रोसेस है एक्सट्रूशन का, ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है जिसको मेल्ट स्पिनिंग बोला जाता है। Then we have dry spinning and wet spinning. Melt spinning is basically used for polymers that can be melted easily. ऐसे polymers, ऐसे chemicals जिनको easily melt करके convert किया जाता है into yarns. कैसे, वो हम आगे next slide में discuss करेंगे कि basically man-made fibers बनाए कैसे जाते हैं। ये basically categories है। Second one is dry spinning. It involves dissolving of polymer into a solution that can be evaporated. Fine. And third one is wet spinning. It is used when the solvents cannot be evaporated and must be removed from a chemical. अब next slide जो आप देख रहे हैं, it is basically a diagram. जो ऑरेंज वाला अपर पार्ट है इस मशीन का, जो मैनमेड फाइबर मेकिंग मशीन है, यार्न मेकिंग मशीन है, इसमें बेसिकली क्या होता है, पॉलीमर को मेल्ट किया जाता है इनटू ए चेम्बर, and then with the help of a pump it is passed through a device which is called spinneret. Spinneret जो होता है, it is a circular device जो कि मशीन के निचले लोअर एरिया पे अटैच्ड होता है। इट हैज मल्टीपल पोर्स, और उन्हीं पोर्स में से विद द हेल्प ऑफ एयर प्रेशर उस सेमी लिक्विड सॉल्यूशन को, केमिकल को प्रेस करके नीचे निकाला जाता है, और इन होल्स में से दे कम आउट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स, एंड देन ए कोल्ड एयर इज अप्लाइड, जिसकी वजह से वो सेमी लिक्विड सॉल्यूशन की जो स्ट्रिंग्स होती हैं दे आर सॉलिडिफाइड एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू ए यार्न, और before winding it they are applied with a different chemical finishes. Fine. तो इस तरीके से हमारा पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, रियॉन, विस्कस, नाइलन इस तरीके से बनाए जाते हैं यार्न्स जितने भी हैं। और जो डिवाइस में कह रहा था, नेक्स्ट स्लाइड पे आप इमेज देख रहे होंगे, दिस इज बेसिकली ए डिवाइस कॉल्ड स्पिनरेट, जिसमें से इन्हीं स्ट्रिंग्स के फॉर्म में इस सेमी लिक्विड सॉल्यूशन को एक्सट्रूड किया जाता है। इसके अलावा डे टू डे लाइफ में ड्यू टू दी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एंड we have different types of R&D industries who are continuously working on different types of new fibers on daily basis. They are generating lot of new fibers on daily basis, जिनमें से कुछ organic fibers हैं, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, but I thought why not to share with you guys. The first category is bamboo fiber. Bamboo से हम एक fiber develop करते हैं जिसको बोलते हैं bamboo fiber. Even from the milk we develop a milk fiber. Then from a rose petal, rose flower का जो petal होता है उससे हम rose petal fiber को obtain करते हैं या बनाते हैं। इवन एलोवेरा का जो प्लांट होता है, लीफ होता है, उससे भी हम एक नए तरीके का फाइबर डेवलप करते हैं। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे जितने भी ब्रांड्स या डिजाइनर्स ऑर्गेनिक फैब्रिक्स पे काम करते हैं, they will be using these fibers and yarns in their garments and collections. Then we have certain metallic fibers जो day to day life में introduce किए जा रहे हैं from these textile organizations and industries. और आपने definitely सुना होगा nano fibers, जिनमें basically tendency होती है water repellency की, एंटी बैक्टीरियल प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको डिराइव किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है या मैन्युफैक्चर किया जाता है। दे हैव अ कैटेगरी एंड प्रॉपर्टी ऑफ कैमोफ्लाज। तो इस तरीके से नए नए फाइबर्स को डे टू डे लाइफ में लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जनरेट कर रही हैं। देन वी हैव स्मार्ट सेल्ड फाइबर्स विच बेसिकली मेंटेन्स ए टेम्परेचर। आने वाले टाइम में आप देखेंगे इस तरीके के फाइबर्स और फैब्रिक्स को जो बेसिकली आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की प्रॉपर्टी या क्षमता रखते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड स्मार्ट सेल्फ फाइबर्स। देन वी हैव नेक्स्ट कैटेगरी इज polylactic acid fibers, which is basically having a property of UV, ultraviolet protection. Fine. तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं इन फाइबर्स में। एंड देन वी हैव अनदर कैटेगरी which is called intelligent fibers, which again
can maintain a body temperature which can be a sort of antibacterial. It will have a tendency to change color according to the light and according to the natural light and different sources of light. तो इस तरीके के और भी नए नए फाइबर्स हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के जो R&D डिपार्टमेंट्स हैं वो डे टू डे लाइफ में डेवलप कर रहे हैं. आई एम डन विद द पीपीटी. कुछ क्वेरीज हैं आपकी तो आप पूछ सकते हैं रिगार्डिंग फाइबर्स या टेक्सटाइल से बेस्ड. You guys, you can please raise your hands and then I'll unmute you and आप sir से question पूछ सकते हो. Okay, so Yashika Singla, I'm going to unmute you. आप sir से question पूछ लो. Yashika, you can ask your question. Sorry, ma'am, कसम क्या था? Okay. Divya, do you have a question? Kriti? Kriti, do you have a question? मैंने आपको unmute किया है, आपने hand raise करा है. Kriti? Madhvi, do you have a question? I guess chat box में they're sending their queries. Hello, sir. Madhvi this side. Madhvi, Yeah, hi. I just want to know these all fibers. From where we can get these all fibers? Yeah, we have different textile industries across the country. There are a lot of industries in Delhi who actually manufacture these organic fibers. And one more thing, okay, fine. And the one more thing that like this milk fiber, rose petal fiber, aloe vera fiber, these are all can be converted into fabric form. We can make this from this. We can make a fabric out of these fibers. Yeah, definitely. As I said, there are a lot of industries in Delhi and in metropolitan cities who are actually manufacturing these fibers and then converting them into a yarn and fabric. So you can directly purchase fabric from such industries. Okay. So how feasible these are, all the fabrics, like how useful to the menswear? Yeah, can they are used in a menswear wear these all? Yeah, definitely. They can be used for women's wear, kids wear, or menswear. Being organic, they have all feasible properties and characteristics. Okay. Someone unmute. Okay, fine. Okay, sir. Thank you so much. Yeah. You're welcome. Ria, do you have a question? Ruchi, do you have a question? Yes. Yeah, ask. Hello, sir. I'm Ruchi. Hello. I wanted to ask about what are the leather properties and how it, gets in process. Okay, see, basically, if we say leather is a fiber or a fabric, that is a wrong terminology. Leather rather is a textile material, basically, textile product. Fine, we cannot call it a fabric or a fiber. And there is a complete process. And there are a lot of industries who actually process leather. And there are a lot of steps to process a leather so that it can be converted into different end products. So a lot of chemicals and processes and machines are involved in processing a leather. And it is actually a tedious job for industries who are processing leather, because it is not just an industry is taking a skin of any
animal or reptile as a leather, and it can be directly used for any end product. There are various stages and phases in which this leather is to be treated, and then it can be used for manufacturing different end products. Aruna, do you have a question? Yeah. Yeah. Just a minute. I'll just. Aruna, you can ask your question. Hello, sir. Good afternoon. Yeah, good afternoon. Amit sir, you just said that we can get these fabrics from the Delhi market. So how convenient is it for us to actually, connect with them and get these, fabrics and, try to use this for our designs and for our collections that we plan to make? Currently these fabrics, as I said, they are available in Delhi and in certain areas of metropolitan cities. But if you approach fabricators directly, then you might feel certain difficulties in getting these fabrics. So I'll suggest you to directly approach to the industries who are manufacturing and dealing in such kind of fibers. And there are more than 15 to 20 industries in Okhla Industries in Delhi. Okay, so sir, I know, I mean, it's too much of details that we will have to get into, but what is the best possible way to connect with them? I mean, is this information available on internet, or Yes, do we yes. need, it is available? Okay, Yeah, it is there okay, on the internet. okay, all right, all right. So that's the best way that we can get in touch with them. Exactly. Okay. Okay. And sir, these fabrics are also sustainable fabrics, because as designers now we also need to be very careful with environment, and we need to make collections which is very sustainable. Obviously, that's what we keep listening and hearing from all big designers. So are these Right. also sustainable that we can? Yes. Okay. All right. Yeah. These are 100% sustainable as well as organic. Okay. All Because right. right from converting these fibers into yarn and then into a fabric, none of the chemicals are used. Okay. All right. All right. Thank you so much, sir. Thank you so much. You're welcome. You're welcome. There is a query from Yashika Singla that can you name the industry which produces fabrics from milk and bamboo and maybe aloe vera and all which we discussed today. So I would request you to send a mail to academics corporate, and we'll definitely revert on this. There is another query from Kumari, I guess Kumari Sandhya. So are these new fibers and fabrics cheaper and easy to handle? Yes, they are very much easy to handle, but they are not cheaper as such, because none of the chemicals are used, as I said earlier also, and it is a bit difficult to convert such fibers into a yarn or a fabric. So generally they are a bit expensive. So there's a question from Sejal. Sejal, you can ask your question. Sejal Oswal. Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, that cocoon is available only in white color or in colorful? Usually it is not a snow white color, it is ivory in color. It is ivory white. Okay, so we can And get then, it colorful. sorry? How we can get it colorful, sir? See, basically it is dyed into many colors. Okay. So you need not to worry. If you need a silk fiber or silk yarn into X number of colors, you simply have to approach a yarn industry or spinning industry. They'll be already practicing the dyeing process, chemical dyeing process for silk fiber or silk yarns. Okay, sir. Thank you. You're welcome. Thank you, Sejal.
Kalpana, you have a question? Kalpana, you have a question? Kalpana? कल्पना, आपका क्वेश्चन है सर से कोई? कल्पना, आप सर से क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। आपको आवाज आ रही है? There is a question from Supriya Sheikh. Are these modern fibers dyeable? तो सुप्रिया, बेसिकली अगर हम नेचुरल ऐसे मॉडर्न फाइबर्स की बात करते हैं जो कि नेचुरल कैटेगरी के हैं, तो यस 100% दे आर डायबल। बट अगर हम मैन मेड फाइबर्स की बात करते हैं तो हम उनको केमिकली ट्रीट करते हैं इनटू मल्टीपल कलर्स बाय यूजिंग पिगमेंट डाइज। तो दोनों कैटेगरीज में यस दे आर डायबल। So there's a question from Chloe. Chloe, you can ask your question. I'm unmuting you. Yeah, good afternoon, sir. Good afternoon. Actually, I wanted to know about, like you were talking about these rose petal fibers and aloe vera fibers. So I wanted to ask, like, I mean, the fabrics which are made from these fibers, like, how durable are they? Like, I mean, how long can we preserve them? Like, and would we have to follow some different methods to preserve these fabrics? Like, क्योंकि ये Yeah. natural है तो फिर Right. See, actually, basically confusion कहाँ होता है, because the source from where we are obtaining these natural fibers and converting them into a fabric, वहाँ से हमें थोड़ा confusion हो जाता है. But अगर आप इन सभी fabrics को actual में देखेंगे, they are 100% similar to normal fabrics like cotton, like linen, jute, silk. Fine. So as far as the care is concerned, definitely being natural fibers and natural fabrics, you need to care them a bit, because if you will be keeping such fabrics in a damp climatic conditions for a long duration, then microorganisms or certain insects may harm them. Otherwise, the care process for such fabrics is almost same as it is for other fabrics. कोई बहुत मेजर हार्ड एंड फास्ट रूल या रॉकेट साइंस वाला केयरिंग मेथड इसके लिए यूज नहीं करना है. एंड दे लुक वेरी मच सिमिलर टू अदर फैब्रिक्स लाइक कैमरिक, कॉटन, पॉपलिन, वेरी मच सिमिलर. बट हाँ, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू एड ऑन, व्हेन वी टॉक अबाउट a rose petal fiber fabric, so that fabric actually has a fragrance of rose petals and which sustains for a specific time period. Okay. Thank you, sir. You're welcome. So there's one more question. Mehakpreet, you can ask your question. Yeah. Good afternoon, sir. Hello. Yeah. सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कपड़े को फील करके कैसे बता सकते हैं कि वो मैन मेड है या नेचुरल है? अमित सर, आप म्यूट हो. I can't hear him. Just a second बच्चे. Okay. हाँ जी अमित सर. Yeah. Can you repeat your question, please? Yes, sir. How can I feel fabric that is cotton or man-made or natural? Okay. See, to analyze any kind of fabric or fiber, there are certain tests, right from the basic tests, microscopic tests, chemical tests, which are being practiced in different textile-based industries. But as a layman or as a budding designer, it is just your experience. जितना भी आप fabric से deal करेंगे, as far as the experience is concerned, तो आप एज ए लेमैन या बडिंग डिजाइनर फैब्रिक्स को एनालाइज कर पाएंगे कि हाँ, जैसे सबसे बेसिक टेस्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड फीलिंग टेस्ट. ये हर इंडिविजुअल का एक बेसिक एक्टिविटी होता है. व्हेनेवर वी गो टू परचेज अ फैब्रिक,
the first activity which we practice is we touch a fabric and we try to feel it, isn't it? तो अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस जितना हमने कॉटन के कैटेगरी या फैमिली के फैब्रिक्स को डील किया होगा, यूज किया होगा, सिल्क के फैब्रिक्स को यूज किया होगा, मैनमेड फाइबर्स लाइक पॉलिएस्टर या मैनमेड फैब्रिक्स लाइक रेयॉन, विस्कस को यूज किया होगा, तो कहीं ना कहीं फील करके, उसको देख के, उसको स्ट्रेच करके आप एक बेसिक लेवल तक ये पता लगा सकते हैं. बट जेन्युइनली अगर आपको एक्चुअल में 100% रिजल्ट ओरिएंटेड आंसर चाहिए किसी भी फैब्रिक के बारे में कि क्या वो नेचुरल फैमिली को बिलोंग करता है या मैनमेड फैमिली को, देन यू हैव टू परफॉर्म दीज टेक्निकल टेस्ट्स. फाइन. और एल्स being a budding designers, we have some tests which are called burning tests, but for that also you need to possess a certain amount of information. For example, कॉटन का हम एग्जांपल लेते हैं. अगर आप उसको बर्न करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि आपने किसी फैब्रिक में से एक यार्न निकाला जो कि कॉटन का फैब्रिक है, उसको बर्न किया तो वो किस तरीके से जल रहा है, स्मोक का कलर और स्मेल कैसा है, उसका जो रेजिड्यू है विच मीन्स लेफ्ट ओवर वो किस कलर का है, वो किस शेप में है. तो अगर आपको वो प्रैक्टिकल नॉलेज पता है तो आप उस बर्निंग टेस्ट से ये एनालाइज कर सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर फैब्रिक है जिसका आपने यार्न को बर्न किया है वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है. फॉर एग्जांपल कॉटन की हम बात कर रहे हैं, आपने कॉटन फैब्रिक में से यार्न निकाला, उसको बर्न किया, तो व्हेन वी बर्न कॉटन यार्न और फाइबर तो स्मोक का जो स्मेल होता है इट इज एग्जैक्टली द सेम ऑफ बर्निंग पेपर. एंड इवन जो उसका रेजिड्यू या ऐश होता है उसका सेम वैसे ही होता है जैसा कि एक बर्निंग पेपर का ग्रेइश इन कलर ऐश होता है. फाइन. तो ऐसे कुछ बेसिक टेस्ट्स हैं, तो कुछ लिमिट तक, कुछ लेवल तक तो हम एनालाइज कर सकते हैं, बट टेक्निकली 100% श्योर होने के लिए यू नीड टू परफॉर्म इंडस्ट्रियल, टेक्सटाइल एंड केमिकल बेस्ड टेस्ट्स. ओके सर, वन मोर क्वेश्चन. हम मैनमेड फाइबर्स को कैसे टेस्ट कर सकते हैं सर? सी जैसा मैंने बताया, उसको एनालाइज करने के लिए वी हैव बर्निंग टेस्ट फॉर अस एज ए डिजाइनर और इंस्ट्रक्टर, बट टेक्निकली केमिकल टेस्ट्स होते हैं जो कि R&D डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज या जो टेक्सटाइल फिनिशिंग इंडस्ट्रीज होती हैं वो कंडक्ट करती है. And for us it is not easy to conduct those tests because a specific amount of chemicals, solutions, solvents are used at a particular temperature, in a particular ratio, in a particular machine. तो वो एक लेमैन के लिए पॉसिबल नहीं है करना. ओके सर, थैंक यू सर. Thank you, Meg. Amit sir, there's another question. Kajal, you can ask your question. Hello, sir. Hello. Sir, as you talked about these. Just a minute. हाँ जी काजल बोलो. Sir, as you talked about these organic fibers, so I just want to know, are there any chemicals applied to them from in the process of converting these fibers into yarn? See, all these fibers which are of natural category. Am I audible? Yes, sir. Great. See, all these fibers which belong to a natural category, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, मिल्क फाइबर से हम फैब्रिक बना रहे हैं, रोज पेटल से हम फाइबर बना के उसको फैब्रिक में कन्वर्ट कर रहे हैं. देन वी डिस्कस्ड अबाउट एलोवेरा के लीफ से फाइबर डेवलप करके उसको फैब्रिक में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो डेफिनेटली इनको हम प्रोसेस करते हैं इंडस्ट्री में, बट दीज आर 100% ऑर्गेनिक. तो इनमें इनकी प्रोसेसिंग में टू कन्वर्ट देम into a fiber and then convert them into a yarn or fabric, none of the chemicals are used. But there are two categories. एक जो 100% ऑर्गेनिक है उनमें कोई प्रोसेसिंग में केमिकल यूज नहीं होगा, और दूसरा जो है दैट इज सेमी ऑर्गेनिक, जिनमें किसी स्टेज में आके हम एक माइन्यूट या डाइल्यूटेड केमिकल्स को यूज करते हैं ड्यूरिंग देयर प्रोसेसिंग. तो दो कैटेगरीज है बेसिकली. जो 100% ऑर्गेनिक होगा उसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं होता है किसी भी स्टेज में, फाइबर से यार्न और यार्न से फैब्रिक कन्वर्ट करने में. बट जो सेमी ऑर्गेनिक है उसमें कुछ स्टेजेस में यूज किया हो सकता है. Okay, thank you, sir. You're welcome. Amit sir, there's a question, one more question. Okay. Janvi, you can ask your question. Janvi, can you hear me?
I guess she has written in the chat box also the question. Can these fabrics be used in furniture? I guess that is the question. Yeah, I think so. See, it depends. If somebody has to use these fabrics as a upholstery fabric, so unka jo manufacturing process hai, that is to be done accordingly. But as far as the strength is concerned, it again depends upon the fiber. So basically कहने का मतलब है कि अगर हमें गारमेंट्स और अपैरल्स के अलावा हमें इनको एज एन अपहोल्स्ट्री फैब्रिक यूज करना है, तो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होगी ऑफ कन्वर्टिंग दीज फाइबर्स इनटू यार्न्स एंड देन कन्वर्टिंग दोज यार्न्स इनटू अ फैब्रिक, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उनका जीएसएम, उनकी ओवरऑल प्रोसेसिंग उसके अकॉर्डिंगली ही करनी पड़ेगी. प्लस इनिशियल स्टेजेस पे टेस्ट किया जाएगा व्हाट इज द बर्स्टिंग टेंडेंसी ऑफ दैट फैब्रिक, व्हाट इज द एब्रेशन रेजिस्टेंस ऑफ दैट फैब्रिक, बिकॉज जितना भी अपहोल्स्ट्री फैब्रिक होता है जो कि फर्नीचर्स को फर्निश या फिनिश करने में यूज होता है, उसमें दो बेसिक प्रॉपर्टीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. वन इज एब्रेशन रेजिस्टेंस एंड सेकंड इज रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्टैटिक चार्ज. I guess Khushbu has a question. I think Sandhya has a question. Sandhya, you can ask. I'm going to unmute you. Yeah, hello, sir. Hello. My question is, if we use these natural fibers repeatedly, does they lose their originality or natural properties? Though it has sustainability, but it will be manufactured by some chemicals. Yeah, a lot of natural fabrics. See, if we are not talking about 100% organic fabrics, then even the fabrics which belong to a natural family, they are treated with certain chemicals to enhance their certain properties. But as you said, if we are using these fabrics for long duration, do they lose their properties, basic properties? See, to a certain percentage, obviously yes, they do lose their certain characteristics and properties, and it is applicable for all natural and man-made fabrics. So as these new fibers are invented, so does they lose their properties like bamboo wala and milk fibers and all? Yes, they do, but it takes a long duration for them to lose their basic characteristics and properties. Okay, sir. So are they sustainable for long time or for short period? No, they are sustainable for long duration. Okay, sir. Thank you. You're welcome. Anybody else has questions? You can please raise your hand or write on the chat box. So there's a question in the chat box. They're asking which fiber or fabric is better for dyeing, low density or high density one? See, again, it depends upon the basic characteristics, which is moisture absorption. That is why we discussed it today also. Whether a fabric is of high density or low density, it may matter it may affect during the dyeing process, but actually it completely depends upon the moisture absorption tendency of a fiber or a yarn or a fabric. The fabric which will have a more moisture absorption tendency will actually have an ability to absorb more dye or any kind of liquid or solution or chemical. So there's another question. How to fix natural dyeing color to last long? Okay. See, basically we have, as far as the traditional method is concerned, we guys must have practiced this thing that whenever we are dyeing any particular natural fabric, we use salt as a color fixer. But in current scenario, we have so many color fixers available in market, which are both for natural fabrics as well as for man-made fabrics.
So you can opt for any of these color fixers. Amit sir, the next question is, can we dye man-made fabrics? See, as far as the process is concerned, yes, we can, but God knows what will be the result, because usually the moisture absorption tendency of man-made fibers and fabrics is very less as compared to the natural fabrics. So we can dye man-made fabrics, but it depends on the moisture absorption percentage and tendency of that man-made fiber, how it will react with the color. Sir, they're asking, can you tell them some color fixing examples? Yes, the traditional and natural one is salt itself, which we had been using since so many decades. But they are basically manufactured from different companies, and they have their own brand names. If you search it in Google, you will have more than 15. For example, we have detergents in the market, whether it is Surf Excel, whether it is Ariel or Henko. Similarly, we have so many color fixers and color enhancers available in the market. And in metropolitan cities, if you visit any laundry area of a store, you will easily find them. So next question is vegan leather eco-friendly? Yeah, it is, but again, it depends what are the processes followed for that. Or is there a difference between vegan leather and eco-friendly leather? There is a difference. Yes, there is a difference. See, as far as the leather is concerned, there are always certain limitations. Even if we process it from different textile finishing processes, there are always certain limitations. But as the technological upgradation, there are a lot of chemicals which are being used for last 5 years to process the leather, to convert them into the way they are being manufactured, so that where they lack in, such kind of properties are basically enhanced by processing them into a certain way. There's another question which says, what fiber is good for furniture upholstery? Okay, it is basically, you must have seen a sofa at your place. Everybody has a sofa in a drawing room. जो उसके ऊपर वाला fabric होता है, upholstery fabric, that can be made either with natural fabric or man-made fabric, or it can be a blend of natural and man-made fiber or yarn. Fine. और उसके नीचे का जो layer होता है, that is always a jute fabric. Why? Jute is basically a natural fabric, but it has certain characteristics and properties which actually enhances the use of upper wala fabric. For example, what I'm trying to say is कि जब भी किसी भी furniture को finish किया जाता है, तो actual fabric जो हमें दिखता है सुंदर सा printed या embroidered या whatsoever technique का जो fabric है, उसके नीचे एक jute का layer जरूर fabric का लगाया जाता है. Why? Because jute की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी उसका लीस्ट होता है. फाइन. उसके अलावा इट इज नॉट इफेक्टेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इट डज नॉट अट्रैक्ट डस्ट एंड इम्प्योरिटीज एज कंपेयर टू अदर फैब्रिक्स, इट इज नॉट अटैक्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी, बैक्टीरिया, फंगस. तो इसलिए पहले एक वो लेयर जूट का लगाया जाता है और उसके ऊपर जो फैब्रिक यूज किया जाता है दैट कैन बी, एज आई सेड अर्लियर, a natural fabric, a man-made fabric, or a blend of natural and man-made fabric. But आपका क्वेरी जो है मेनली कि क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उस फैब्रिक में जिसको हम एज एन अपहोल्स्ट्री फैब्रिक यूज करें. तो जैसे मैंने बोला, वो नेचुरल भी हो सकता है, मैन-मेड भी हो सकता है, ब्लेंड भी हो सकता है, बट 99% टाइम्स industries who are dealing into furniture, they use blended fabric, which is basically a blend of natural and man-made, क्योंकि उसमें वो दोनों ही properties inculcate हो जाती हैं. और basic जो properties उसमें होनी चाहिए, that should be anti-static. Second, it should have least moisture absorption. ये दो प्रॉपर्टीज होना जरूरी है. तो जिन भी फैब्रिक्स में, चाहे वो नेचुरल कैटेगरी का, चाहे वो मैन-मेड कैटेगरी का, चाहे ब्लेंड करके बनाया जाए, जिनमें ये
ये दो मेजर प्रॉपर्टीज होंगी उनको आप बहुत इजीली बिना किसी टेंशन के यूज कर सकते हैं अपहोल्स्ट्री फैब्रिक के तौर पे. Next question is, can dye fixers harm fabrics? See, if you soak a fabric into a color fixer or color enhancer for more than half an hour or for maximum more than 1 hour, so definitely it will affect its texture, its color, its durability and strength. Even I would like to make it clear that when during a washing process, हम कपड़े तो लोग आप तो घर पे धोते ही हैं सारे, और हम सोक भी करते हैं फैब्रिक्स को, गारमेंट्स को, तो यूजुअली इट इज टू बी सोक्ड नॉट मोर देन 1 hour. तो सिमिलरली कोई भी फैब्रिक को कलर फिक्सर या किसी भी कलर एनहेंसर में आपको 1 hour से ज्यादा, मैक्सिमम 1 hour से ज्यादा सोक करके नहीं रखना चाहिए. तो इफ यू विल सोक इट फॉर मोर देन हाफ एन आवर, इट विल डेफिनेटली इफेक्ट इट्स स्ट्रेंथ, its texture and its color. How is Raxine made? Can we use the household method to dye man-made fabrics by applying heat? दो क्वेश्चंस हैं ये एक साथ. फर्स्ट मैं आई विल आंसर दैट हाउ इज Raxine made, I guess, है ना? जी. तो Raxine again is a man-made fabric. By utilizing certain man-made fibers, it is converted into a fabric. Fine. तो man-made fibers को treat करके हम Raxine बनाते हैं, which is basically a substitute for leather or leatherite. ठीक है. और second question जो आपका है, that is कि can we use household method to dye man-made fabrics? As I said earlier also, आप अप्लाई तो कर सकते हैं मेथड से, बट उसका रिजल्ट कैसा होगा एक मैनमेड फैब्रिक पे, चाहे वो नायलन है, चाहे वो पॉलिएस्टर है, चाहे वो एक्रेलिक है, चाहे वो विस्कस है, वो डिपेंड करता है फाइबर की मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी के ऊपर. और हाँ, डेफिनेटली एज कंपेयर टू ऑल द नेचुरल फैब्रिक्स उसका रिजल्ट बुरा ही होगा. डाई का जो कलर है वो उतना अच्छा नहीं आएगा. दैट इज व्हाई ऑल man-made fabrics are chemically processed and dyed. All-weather fabric examples other than cotton. Silk is one of them. जो बहुत गलत फहमी रहती है, मिसकंसेप्शन रहता है. Silk can be worn in summers as well as winters. It has certain properties and characteristics. It can be worn in almost each and every season. तो usually हमारा ये misconception रहता है कि silk को हम सिर्फ winters में पहन सकते हैं. That is wrong. तो silk में ये tendency और property रहती है कि वो summers में cool behave करता है और winters में warmth provide करता है. तो there are X number of such newly developed fabrics apart from silk and cotton, which can be used for multiple seasons and climatic conditions. Can you tell them the name of designers that have used the fabrics made of petals and bamboo fabrics? That is really a great question. Lot of see, as I told you that अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ऐसे फैब्रिक्स और फाइबर्स को डेवलप किए हुए. इट इज जस्ट 4 to 5 years मैक्सिमम जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी बहुत ज्यादा है. इनिशियल स्टेज में इफ वी से 5 years पहले से इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो दैट वाज अ इनिशियल स्टेज ऑफ सच fibers to convert them into a fabric. Otherwise, for last 2 years a lot of national and international designers have started using such fabrics into their collections and for their garments. So my suggestion is you can search Google Baba and you will get names of X number of designers, national as well as international designers, who have used similar fibers and fabrics. But designers have started using, because as far as the sustainability and organic fabrics are concerned, people are approaching towards it in a great percentage. What is the main type of spinning? What is the main type of Spinning. for natural fibers or for man-made? It just says main type of spinning. See, for natural fibers, it is basically
process which is spinning itself. There is no categorization or types, in which a fiber is basically twisted many times and converted into a yarn. But again, it is completely depending upon the requirement of a buyer or a user, what GSM is to be followed during spinning process as well. And if we talk about man-made spinning process, which is again called extrusion process, so we have discussed it today, that there is a melt spinning, gel spinning. Can hemp be used to substitute jute? To certain extent, because as far as the basic properties of jute fiber and hemp fiber are concerned, they vary to certain extent. It being a natural fiber, they can be used as a substitute, but even if the texture is concerned, jute has more rough and coarse texture as compared to the hemp. Fine. And there are 4 to 5 different similar properties which jute and hemp, they vary to each other. So to certain extent, they can be used as hemp can be used as a substitute for jute, but not completely. Man-made fabric not will the man-made fabric not shrink or burn while dyeing at home? Burn means burn with chemical or what? It just says, will the man-made fabric not shrink or burn while dyeing at home? Yeah, it will not. Man-made fabric will never shrink. If you practice a normal dyeing process at home, it will never shrink. And there is a technical reason behind that. The shrinkage is already fixed during a chemical finish process in the textile industries. And it is applicable for natural fibers and fabrics also, and for man-made fabrics also. But as far as the burning of the fabric is concerned, I'm not actually getting whether they want to know that whether it will burn with using a chemical during a dyeing process or whatsoever. I'm not able to get it. Supriya Sheikh, can you unmute yourself and ask sir the question, or just raise your hand, I'll unmute you. What I can analyze is because she asked that while using a basic dyeing process, will man-made fabrics melt or burn? Because we do a dyeing process by boiling a water and then putting a dye into it. Certain fabrics, they may contract to a certain level during unmute her and she can ask the question, I think. Okay. Supriya? I don't think so. Anyways, we'll take the next question for the time being. Yeah. How can we identify pure silk without touching it? Then you have to go for a chemical test. Otherwise, it is not possible. Burn, Supriya says, burn with heat or water solution. See, it will not shrink exactly, but it may contract. But again, it depends upon the category of man-made fabric you will be dyeing at home by using a basic dyeing process. Because you'll be dyeing that fabric into a boiling or hot water. So it has a tendency, man-made fabrics have a tendency to contract a bit. So there is a tendency of contracting or shrinking. Is linen and hemp fabric have properties of UV protection and antibacterial properties? Yeah, both the fabrics have, but to a certain limit. And if somebody wants to increase or enhance this property, then they have to treat with a specific UV protection chemical finish. But by default, yes, they do have
UV protection property or tendency. Can we polish hemp fabric? Yes, we can polish it. What is glass fiber and where is it used? Oh, great. See, today we discussed the man-made category का third वाला जो category था mineral fiber. So basically glass fiber is a man-made mineral fiber which is made from a silica, and there is lot of utility for this glass fiber. When it is converted into a man-made fabric which is called glass fabric, it is being used to manufacture a lot of garments or accessories. It is also being used in manufacturing screens which are being used for screen printing in screen printing industries. Apart from that, glass fiber is also used in manufacturing of toughened glasses, because this glass fiber has a great amount of strength and heat abrasion resistance. So there is variety of utility of this glass man-made fiber. Amit, there's a question. I'll just unmute the person. Yeah. Vikram, you can ask your question. Yeah, good afternoon. Good evening, sir. Yeah, hi, how are you? All good. My first question is that we all are facing that problem that once while we washing the clothes, we lose its colors in its first wash. So what We should be lose done its color in first wash? washing process. In Yeah. the first wash. First wash. Okay, okay. So how to retain that actually, and or how to avoid that? Okay, see, first, how to avoid it. Before that, I would like to clear two major things. See, कोई भी फैब्रिक जब आप परचेज करते हैं, चाहे वो उसमें प्रिंट है, चाहे उसमें कोई भी डाई यूज किया गया है, कलर यूज किया गया है, उसका कलर लूज करने का जो बेसिक रीजन होता है, दैट इज द काइंड ऑफ color, dye or pigment used is not appropriate, or the method used for dyeing process is not appropriate again. Fine. तो अब ऑब्वियसली आपको तो ये पता नहीं चलेगा कि जब उसको डाई किया गया है इंडस्ट्री में, राइट मेथड किया गया है, राइट क्वांटिटी में किया गया है, राइट डाई या राइट क्वालिटी ऑफ पिगमेंट उसके लिए यूज किया गया नहीं किया गया, बट जब आप उसको फर्स्ट टाइम वॉश करते हैं तो इट स्टार्ट्स ब्लीडिंग कलर और इट स्टार्ट्स लूजिंग इट्स कलर. एज आई सेड अर्लियर, आज की डेट में आप किसी भी अच्छे स्टोर में जाएंगे और उनके लॉन्ड्री एरिया में आप विजिट करेंगे, अपार्ट फ्रॉम डिफरेंट डिटर्जेंट्स, laundry soaps, there are a lot of color enhancers and color fixers. So you can, after the first wash, you can use those color fixers which will actually reduce the color bleeding or color losing property of such fabrics. Okay. Second question is how to identify resin and leather. See, it is very simple. As a layman or as a budding designer or a student, you can very much easily identify, because usually leatherite and resin needs a backing fabric. Backing fabric होता है कि जो हमारा leather और resin है, आपने ध्यान से देखा होगा, उसको अगर आप upside down करोगे तो front side जो उसका face of the fabric है वो तो normal fabric जैसा होगा, उसके back side में एक fine fabric, cambric जैसा fabric attach किया होगा, because उसकी strength को enhance करने के लिए it always requires a backing fabric. फाइन. तो एक बेसिक मेथड है एनालाइज करने में कि जो लेदर और रेक्सिन या लेदराइट है, लेदर में तो ऑब्वियसली बैकिंग में फैब्रिक नहीं यूज किया होगा, वेयर एज जो लेदराइट और रेक्सिन है उसमें एक बैकिंग फैब्रिक यूज किया गया होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, आप उसके टेक्सचर को फील करके देखेंगे तो यू कैन एनालाइज. इट विल बी मोर ऑफ सिंथेटिक बेस्ड, चाहे वो लेदराइट है या सेकंड वन यू सेड रेक्सिन. हाँ, तो उसमें सिंथेटिक फील होगा, ए लैमिनेशन काइंड ऑफ ए फील होगा, whereas लेदर में, एक्चुअल लेदर में वो नहीं होगा. इट विल एक्चुअली फील लाइक ए स्किन. और तीसरा मेथड, अगेन ए वेरी लेमैन एंड बेसिक मेथड टू एनालाइज. इफ यू स्मेल ए लेदर, चाहे उसको कितना भी केमिकली प्रोसेस किया गया हो, इट हैज ए सर्टेन स्मेल which is only there in a pure leather or original leather, which will never be there in a leatherite or resin. Okay. My third question is that in
newly introduced our technological and organic fabrics, in their are they maintaining their proper natural properties, or they are removing totally? See, if they are 100% organic, मैंने पहले भी बोला है, if they will be 100% organic, they'll be actually retaining their basic properties and characteristics. But if they are not 100% organic, that means at some stage they are treated with some or the other chemical. So they may lack from their certain properties or basic properties. And, in the last slide, which are the natural fibers and which are the man-made fibers in organic fibers which are introduced? Okay. तो उस स्लाइड में बेसिकली वी हैड इनिशियल वाले जो थे राइट फ्रॉम बैम्बू फाइबर, मिल्क फाइबर, देन वी हैव एलोवेरा फाइबर, फाइन, अप टिल मेटालिक फाइबर. जितने भी फाइबर्स थे वो सारे ऑर्गेनिक और नेचुरल फैमिली को बिलोंग करते हैं, कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. मेटालिक फाइबर से आगे जितने भी फाइबर्स थे दे ऑल बिलोंग टू मैन मेड कैटेगरी फाइबर. ओके सर, थैंक यू. यू आर वेलकम. Any more questions, anybody? So there's a question: which fabrics are sound resistant, which are used in movie theaters? See, basically, there are a lot of soundproof fabrics. It again depends upon the basic characteristics and properties. कुछ fibers की ऐसी property होती है when they are converted into yarn and then fabric, तो वो sound को कुछ हद तक resist कर पाते हैं. Second thing, it also depends upon the method of construction being used for certain and such fabrics. तो ये फाइबर की बेसिक प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है. सेकेंड, क्या मेथड से उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है. फॉर एग्जांपल, दे आर बेसिकली वोवन फैब्रिक्स, नॉट knitted ones, because knitted fabrics they have elasticity, so they cannot resist sound, whereas woven fabric and all those fabrics which have a tendency to resist sound are basically densely woven, and the weave used is most compact. तो उनको डेवलप और जनरेट ऐसे ही किया जाता है ताकि वो साउंड को रेजिस्ट कर सकें. फाइन. एंड यूजुअली दे आर ब्लेंडेड फैब्रिक्स. कोई अकेला कॉटन नहीं ऐसा होता, कोई अकेला पॉलिएस्टर ऐसा नहीं होता, दे आर ब्लेंडेड. तो जिन फाइबर्स में बाय बर्थ ये प्रॉपर्टी होती है कि साउंड को कुछ हद तक, कुछ परसेंटेज तक रिस्ट्रिक्ट या रेजिस्ट कर सकें, उसको ब्लेंड करके यार्न में कन्वर्ट किया जाता है. एंड देन बाय यूजिंग वीविंग टेक्निक, एंड दैट टू ए कॉम्पैक्टली वोवन टेक्निक, they are manufactured and then used in theaters and even in speakers and in other areas where sound is to be restricted. Are these organic materials safe to make COVID-19 masks? If not, then what multiple fabrics can be used to make these masks? See, as far as the natural fabrics and organic fabrics are concerned, they are more than 100% safe to make masks out of them. So you can use these organic fabrics and natural fabrics to make them or convert them into masks. Are blended fabrics blended during making yarn or during weaving? Oh, great question. See, whenever a blending is done, it is done either in the stage of yarn or fiber or fabric. But practicality के हिसाब से अगर देखा जाए तो the stage used for blending is basically a fabric stage or yarn stage. फाइबर से ज्यादा फाइबर की स्टेज में भी ब्लेंडिंग किया जाता है, उसके अलावा यार्न स्टेज में भी ब्लेंडिंग किया जाता है और फैब्रिक में भी, बट सबसे कम फाइबर स्टेज में, उसके बाद यार्न स्टेज में और उसके बाद फैब्रिक स्टेज में. There is somebody who says, I have used reflective fabrics. Is there any care we have to take because they fade shine after some time? Yes,
See, because it is again a man-made fabric which are being developed by utilizing a specific type of man-made fibers. And being a man-made fibers, they are developed and manufactured accordingly. So basically, a care to be taken is they should not be approached towards heat for a long duration. Heat should be avoided, but even a direct sunlight should be avoided. Uh, and apart from that, being a natural being a man-made fabric and fiber, they have a tendency to lose this tendency of reflection after a certain amount of time. But to avoid that and to increase their reflective duration, you should avoid approaching them towards heat for a long duration. Any more questions, anybody? Any questions, you can please write in the chat box or raise your hand. So they're saying, can you please tell once again what are primary fiber properties? Okay. See, basically, primary properties are basically a fiber should have a specific length and width so that it can be converted into a yarn by twisting method, which is called spinning process. So a fiber should have basically a specific amount of length and width. Second, it should have a specific amount of moisture absorption tendency. Fine. Second, it should have a tendency of flexibility so that when they are converted into a yarn by twisting, it should not break. Fine. So flexibility is another property. Apart from that, there should be basically a tendency to regain their original structure and shape. Anybody, any more questions? Supriya has a question. Why does cotton fabric stretch or expand after washing? See, Supriya, cotton fabric is made from a cotton fiber, which is again a natural fiber, and it has a great amount of tendency regarding moisture absorption. So when any fiber absorbs moisture in a great percentage, it has a tendency to expand, stretch. Fine, that is one of the basic and major reasons. But you must have noticed that such fabrics, which are basically a cotton fabric and manufactured by different textile mills, they are processed and finished through chemical finishes, which actually restrict their expanding or stretching tendency. But still, being a cotton fiber which has this basic property, there is still a tendency to expand or stretch after dissolving it or washing it for a long duration. There is a question, what kind of a weave is used in rose petal fabric or aloe vera fabric or bamboo fabric? See, usually they use plain weave fabric because it is one of the oldest and most compact and strongest weave. That is why they usually use it, but there is no certain limitation or restriction for using any specific weave. They can use twill weave, they can use basket weave, or any other weave, but usually what is noticed is they are actually using plain weave, being one of the most compact and strongest weaves. Oh, so somebody has raised a hand. Oppo A3s, do you have a question?
You have a question? No, there is a question from Anu Garg. Fiber sheets are available in the markets, and what type of fiber is it? See, basically, the fiber sheets which are available in market and they are being used in interiors or creating or manufacturing certain accessories or end products. They are basically made of acrylic fiber or polyacrylic fiber. When we talk about acrylic fiber, it is just a man-made fiber. And when we talk about polyacrylic, it is again a man-made, but a blend of polyester and acrylic fiber. So basically the sheets which are available in market, they are basically either polyacrylic fiber sheets or acrylic sheets. Any other question? There is a question from Supriya. I myself reading a chat box. Anyways, what are what are fusings used in collar, Made of. etc. made of? Okay. See, basically it is a normal cotton ka fabric, but it is laminated with a chemical which actually enhances the strength of fusing itself, and specifically when we use it on the collars or cuffs of a shirt or any garment. But basically it is made up of a cotton fabric which is laminated with a chemical finish and a chemical substance which enhances its strength and durability and makes it stiffer to give a proper shape to a garment on these specific areas like collar, cuffs, etc., etc. There's another question. Harshit, you have a question you can ask. So there is hello sir, good afternoon. My name is Good Harshit. afternoon. Hi. Sir, my question is which fabric can't lose their color easily after dyeing or drying it in the sunlight? Which fabric? Which Can you please repeat your question? which fabric can't? Yes, sir. Which fabric can't lose their color or easily after dyeing or drying in the sunlight? Okay. See, basically all the natural fabrics have a tendency to lose color to a certain extent. Fine. But fabrics which are made of basically a blended fiber or blended yarn, they might not lose the color equal tendency as compared to the normal natural fabrics. Thank you, sir. And I would like to add on, Harshit, I would like to add on all those natural fabrics who have a tendency to attain a dye or absorb a dye to the maximum level, they will also have a tendency to lose color in a least amount of percentage. Okay, sir. Thank you so much, sir. You're welcome. Any more questions, anybody? Kajal has a question: which fabric expands after washing? All those fabrics will expand after washing, which will have poor resiliency property. Because resiliency हमने आज discuss करा था is a property of any fiber or fabric which will not regain its original shape and structure after treating it with water or dye or any other chemical. So all those fibers and fabrics which will have poor resiliency property will definitely expand or change their shape and structure after treated with water or chemical or dye.
Poonam has a request for a session on fabric weaving and blending of fabrics. So next session will be most probably on some important textile finishes, and but definitely we'll plan a session on fabric weaving, basic weaves, advanced weaves, and some important information about blending of fabrics.